अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद दानियाल। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है जुडिशल कमीशन पाकिस्तान। ये एक ऐसी कमेटी है जिसके 9 मेंबर्स होते हैं और इनका काम होता है किसी भी इम्पोर्टेंट एलिवेशन को मद्देनज़र रखते हुए उस पर वोटिंग करके उसको फाइनलाइज करना कि आया ये एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी या नहीं। अब हुआ कुछ यूं कि 9 सितंबर 2021 को जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का एक इजलास हुआ। इस इजलास में मैंने जैसे कि अर्ज किया कि 9 मेंबर्स होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं जो वोटिंग राइट्स रखते हैं और 9th मेंबर जो होते हैं वो इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं और वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 9 सितंबर 2021 को जस्टिस आयशा, एक जूनियर जज, लाहौर हाई कोर्ट की एक जूनियर जस्टिस, उनकी तकर्री का मामला था, उसके हवाले से एक इजलास मुनक्किद हुआ जो कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में हुआ। बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 9 मेंबर्स होने थे, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अपनी किसी पर्सनल रीजन की वजह से इसमें शरीक नहीं हो सके, तो पीछे रह गए 8 मेंबर्स, जिसमें 7 मेंबर्स वो रहे जिन्होंने वोटिंग करनी थी और 8th मेंबर जो चेयरपर्सन थे कमेटी के। जस्टिस आयशा जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट की जूनियर जज हैं और ये पहली खातून जज हैं जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज एलिवेशन के लिए नॉमिनेट किया गया। 9 सितंबर 2021 को वकला की एक कसीर तादाद ने सुप्रीम कोर्ट में नारेबाजी की और इसको अपोज किया। वो इस फैसले की फेवर में नहीं थे। अच्छा, ये जो कमेटी है इसका जो इजलास चला, ये बड़ा तवील इजलास था। ये तकरीबन 3-4 घंटे पे तवील इजलास चला, जिसके अंदर ये फैसला किया जा रहा था कि आया जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा या नहीं। अच्छा, 4 वोट्स उनकी ऑपोजिशन में आ गए। उन 4 वोट्स ने ये कहा कि हम जस्टिस आयशा की तकर्री नहीं चाहते एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, और 3 मेंबर्स ने उनके हक में फैसला दिया। जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया फेवर में। हालांकि अगर 8 मेंबर्स पूरे होते और वो 4-4 वोट से वो डिसीजन टाई होता तो फिर 9th मेंबर का ये काम था कि वो ये फैसला करते। फैसला कौन वोट होता उनका, और ये फैसला होता कि आया जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को एलिवेट किया जाएगा या नहीं। अच्छा, जिन लोगों ने जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को अपोज किया उनके बहुत वैलिड रीजंस थे। उन्होंने कहा कि जस्टिस आयशा एक जूनियर जज हैं और उनसे सीनियर जजेस लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, तो आप जूनियर जज को क्यों एलिवेट करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सीनियर जजेस को क्यों नहीं एलिवेट करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये जो सारी गुफ्तगू हुई, ये कमीशन चला और इसमें कोई फैसला नहीं हो सका, कंसेंसस नहीं डेवलप किया जा सका कि आया जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को एलिवेट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या नहीं। लेकिन अलबत्ता चेयरमैन साहब ने, जो इस कमीशन के चेयरमैन थे जस्टिस गुलजार साहब जो हैं, उन्होंने अपना वोट भी जस्टिस आयशा मलिक की फेवर में कास्ट कर दिया। अब जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो एक फियर्सली इंडिपेंडेंट जज हैं और वो किसी दबाव में नहीं आती और खुद मुख्तार हैं, वो खुद फैसले लेती हैं, उनकी राय को कोई तब्दील नहीं कर सकता। इसलिए ये जो कमीशन है इसने उनकी ऑपोजिशन की है और उनकी तकर्री को नहीं फेवर किया। फिर जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि जिसने इस एलिवेशन को अपोज किया है उनके नाम तारीख में रकम कर दिए जाने चाहिए ताकि ये मालूम हो सके कि वुमेन राइट्स के लिए कौन खड़ा हुआ। फिर जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इसलिए इस इजलास में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो भी इस नॉमिनेशन के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। फिर जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि जस्टिस तारिक मसूद, क्योंकि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने भी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की एलिवेशन को अपोज किया था। जस्टिस तारिक मसूद साहब के बयान पर उन्होंने ये कहा कि आइन के आर्टिकल 25/3 के तहत औरतों और बच्चों को स्पेशल प्रोविजंस दी जाती हैं, और ये भी कहा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जुडिशल कमीशन पाकिस्तान को, JCP को, कि खातून जज की तकर्री को इस बिना पर ना रोका जाए कि वो सीनियर है या नहीं। मतलब अगर वो कॉम्पिटेंट हैं तो बेशक उनसे कॉम्पिटेंट सीनियर जजेस मौजूद हों, लेकिन अगर एक खातून का नाम दे दिया जाए तो वो क्योंकि खातून है तो उनको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलनी चाहिए और उनको एलिवेट कर देना चाहिए। इस बात से तो मुझे तो यही समझ आई, आपकी भी अपनी समझ होगी। ये उनका बयान है, ये उन्होंने जवाब में ये बात की है। अब जस्टिस बाकिर साहब, क्योंकि उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को अपोज किया इस फैसले में, उनकी एलिवेशन के फैसले को,
तो उनका कहना था कि जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो बिला वजह एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस बात पे। हालांकि ये कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है कि एक खातून जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना चाहिए इस बिना पे कि वो खातून है, या नहीं करना चाहिए इस बिना पे कि वो खातून है। जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा कि इसमें कंट्रोवर्सी का सवाल ही पैदा नहीं होता, और नॉमिनी यानी कि जिसको नॉमिनेट किया गया है, जैसे कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को नॉमिनेट किया गया कि उनकी तकर्री की जाए या नहीं, इसका कोई क्राइटेरिया डिजाइन या डेवलप नहीं किया गया था। अच्छा, और यहां पर जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जब एक जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता है या उसको एलिवेट करने की बात की जाती है, तो होता यह है कि जो सीनियर जजेस मौजूद हैं उनकी कॉम्पिटेंस पे सवाल उठते हैं कि एक जूनियर जज को आप सीनियर जजेस को बाईपास करते हुए किस बेसिस पे, किन खसूसियात की बिना पर, कौन सी ऐसी वो खास बात है जिसकी वजह से एक जूनियर जज को आप सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर रहे हैं, और जो सीनियर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ऑब्वियसली बात है जो सीनियर जजेस हैं उनका तजर्बा, उनकी केसेस की तादाद उन्होंने ज़्यादा सुने होंगे, उनका तजर्बा ज़्यादा होगा, तो उनको क्यों नहीं एलिवेट किया जा रहा? उनमें कोई कॉम्पिटेंस का प्रॉब्लम है, कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम है, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? तो काफ़ी सारे सवाल उठते हैं इस बिना पर, इस बात पर कि आप अगर एक जूनियर जज को एलिवेट कर रहे हैं एक सीनियर जज की जगह पे, तो उसकी रीज़न क्या है? रीजनिंग भी होती है। अच्छा, जस्टिस मसूद साहब ने कहा कि जस्टिस आयशा को जब सुप्रीम कोर्ट में एज एन एडवोकेट एलिवेट किया गया था तो वो भी आउट ऑफ टर्न किया गया था। तो ये बातें किस तरफ जा रही हैं गॉड नोज, मतलब हम लोग तो सिर्फ इन बातों को सुन रहे हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब ये इजलास चल रहा था, तो इजलास जब मुकम्मल हुआ तो जो लोग बाहर आए तो बड़े बड़े पत्रकार सहाफ़ियों ने और अखबार नवीसों ने घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी कि जी हमें बताएं अंदर फैसला क्या हुआ। तो जो अपोज कर रहे थे उन्होंने अपनी डिफरेंट रीजंस दी, और जो फेवर कर रहे थे वो मैंने आपके सामने अभी वो रीजंस रख दी कि जैसे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तकर्री को फेवर कर रहे थे, तो उन्होंने बाकी सब मेंबर्स की जिन्होंने अपोज किया उनकी बातों के जवाब भी दिए, उन पर रद्द-ए-अमल भी दिया कि भाई ये इसलिए अपोज कर रहे हैं या कोई ऐसी रीज़न है। तो अब फैसला तो आप भी कर सकते हैं, आप भी, क्योंकि आप सब भी इस चीज़ को समझते हैं कि क्योंकि ये जो जजेस हैं ना बेसिकली ये लॉ प्रोवाइडर्स हैं, और ये हमारे लिए एक लॉ प्रोवाइडिंग वो डिग्निफाइड वैल्यूज़ हैं, ये हमारे लिए वो डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने बेसिकली हमें इंसाफ देना होता है। तो इस तरह के क्लैशेस इंटरनली, इस तरह के क्लैशेस कोई अच्छा कोई अच्छी बात इससे वो साबित नहीं होती। तो मज़ीद आपको इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है उससे भी आगाह करेंगे जैसे जैसे आगे इसमें मामला आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी देखते हैं कि क्या होगा। क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तकर्री तो उसका कंसेंसस ही डेवलप नहीं हो सका, तो वो तो गालिबन ड्रॉप आउट हो गई हैं। तो अब देखते हैं कि जो जज साहब रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनकी जगह लेने कौन आता है, उनको किसको एलिवेट किया जाता है उनकी जगह पर, और ये कुर्रा किसके नाम निकलता है। तो मज़ीद खबरों से और अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे। आप देखते रहें न्यूज़ नेटवर्क, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।